देश की सियासत में इन दिनों ईडी कार्रवाई पर कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। नेशनल हेराल्ड मामले में राहुल के बाद सोनिया गांधी से ईडी ने पूछताछ शुरू की तो उधर कांग्रेस ने सड़कों पर आंदोलन शुरू कर दिया। कांग्रेस ने केंद्र पर प्रतिशोध की राजनीति का आरोप लगाते हुए ईडी कार्रवाई पर भी सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लेने के बाद ट्वीट करते हुए लिखा कि पुलिस और एजेंसियों का दुरुपयोग करके हमें गिरफ्तार करके भी हमें चुप नहीं करा पाओगे। कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस के लिए बुलाने की या मनी लॉन्ड्रिंग केस की जरूरत कहां पे से आ गई। आज से लगभग 10 वर्ष पहले ईडी ने खुद इस केस को खत्म कर दिया था। 2016 में भी ईडी ने इस केस को खत्म कर दिया। अब वापस से इस केस को पुनर्जीवित करके केवल इसी वजह से कि सरकार विपक्षी पार्टी के ऊपर दबाव डाल सके कि हम किसानों के मुद्दों को ना उठा सकें, हम महंगाई के मुद्दे को ना उठा सकें, हम बेरोजगारी के मुद्दे को ना उठा सकें, देश की सुरक्षा के मुद्दे को ना उठा सकें, केवल इसीलिए दबाव की एक राजनीति खेली जा रही है और राजनीतिक द्वेष की भावना से यह काम किया जा रहा है और कांग्रेस पार्टी इसकी भरपूर निंदा करती है। कांग्रेस ने आंदोलन करते हुए तब तक सत्याग्रह आंदोलन की चेतावनी दी है जब तक ईडी की पूछताछ जारी रहेगी। उधर भाजपा ने कांग्रेस प्रदर्शन पर तंज कसा। राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने कहा कि कांग्रेस नेताओं पर कभी भी ईडी की कार्रवाई हो सकती है। ऐसे में कांग्रेस नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही कांग्रेस को संवैधानिक संस्था का सम्मान करने की हिदायत भी दी। उनको सबको लगता है कि आने वाले टाइम में उनके यहाँ भी ईडी के छापे पड़ सकते हैं, इसलिए चोर पहले से अपनी पाड़ बांधता है। उनको, कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के नेताओं को चाहिए कि संवैधानिक संस्थाओं का सम्मान करना चाहिए। ईडी कार्रवाई को लेकर ऐसा पहली बार नहीं है कि संवैधानिक संस्था पर सवाल खड़े हुए हों। केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भाजपा भी इस तरह के सवाल उठा चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या एजेंसियों पर सरकारों का नियंत्रण होता है? ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं। हमलावर है सड़क से संसद तक। और कांग्रेस का आरोप यह है कि जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है प्रेशर बनाने के लिए विपक्ष पर सरकार। दूसरी तरफ भाजपा का कहना है कि जांच एजेंसियों का सम्मान करना चाहिए, संविधान ने उन्हें शक्तियां दी हैं और यह लोकतंत्र में भरोसे की बात है, ये भाजपा का कहना है। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ में ओम सैनी साहब वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, संजीव पचौरी जी अहमदाबाद से हमारे साथ भाजपा से जुड़े हुए हैं, हमारे साथ राजेंद्र आर्य जी कांग्रेस से जयपुर से जुड़े हुए हैं। स्वागत है सभी का। मैं राजेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा। ऐसा क्यों लगता है कि जांच एजेंसियां सरकार के गिरफ्त में हैं और सरकार के प्रेशर में काम कर रही हैं? सरकार उन्हें रिमोट की तरह काम ले रही है, आप लोगों का ये आरोप है। लेकिन बीजेपी का कहना है कि ये लोकतंत्र में भरोसा उठ रहा है कांग्रेस का, इस वजह इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। देखिए योगेंद्र जी, जहां तक इस सरकार की बात है तो विगत 8 वर्षों में जिस तरीके से इन्होंने जांच एजेंसियों का या संवैधानिक संस्थानों का जो हस्त किया है, उससे लोकतंत्र और संविधान कहीं ना कहीं कमजोर हुआ है। और ये आपको मैं इस बात के लिए कहना चाहूंगा कि सड़क से लेकर संसद तक कांग्रेस का तरीके से इस सरकार का विरोध है, लेकिन ये सरकार जनता की आवाज नहीं सुनती। आपको पता होगा कि संसद के अंदर, लोकसभा के अंदर हमारे 4 सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है, जबकि हम मतलब ये जनता से जुड़ा हुआ जो आवश्यक वस्तुएं हैं उनके ऊपर जो इन्होंने जीएसटी लगाया 5% का, उसका हम विरोध कर रहे थे। तो
उसको देखते हुए हम अपनी आवाज क्या सड़क पे भी ना उठाएं, हम अपनी आवाज क्या संसद में भी ना उठाएं। आज आपको पता होगा आज राज्यसभा में भी 19 सांसदों को निलंबित किया गया है, 4 सांसद लोकसभा से कर दिए, और अब सड़क पे हम सत्याग्रह करें तो धारा 144 लगा दो, हमारे कार्यालय के बाहर धारा 144 लगा दी। अरे भाई सरकार चाहती क्या है? लोकतंत्र में क्या मुद्दे उठाना, महंगाई बेरोजगारी पे बात करना गुनाह है? आप देखिए ना, हमारे नेताओं को इसीलिए तो टारगेट किया जा रहा है कि वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं, महंगाई पे बात करते हैं, बेरोजगारी पे, संसाधनों की जो लूट है, या खास तरह से क्रोनिक कैपिटलिज्म जो हुआ है, या अपने खास चाहे तो उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार कर रही है। आपको पता होगा कि इस देश के अंदर हम मतलब एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर नाइजीरिया को पछाड़ के नंबर 1 पे हो गए। तो आप इस चीज को देखिए ना, सरकार एक तरफ मतलब गौतम अडानी दुनिया के 4थे नंबर के रईस बन जाते हैं और देश की 97% आबादी की आय घट जाती है। तो ये क्या आपस में इतना विरोधाभास क्यों है? इस देश की 97% आबादी की आय घट अभी आप लोगों का विरोध क्या है? आप लोगों का विरोध क्या है? सोनिया गांधी से पूछताछ है, तमाम पहलू उठाना चाहते हैं, हमारे जनता के मुद्दों को उठाने नहीं दिया जा रहा। हमारे नेता जवाब दिलवा रहा हूँ सोनिया गांधी जी राजेंद्र जी जवाब दिलवा रहा हूँ, हेराल्ड की बात, राजेंद्र जी जवाब दिलवा रहा हूँ मैं। संजीव पंचोली जी हमारे साथ में अहमदाबाद से जुड़े में। संजीव जी, आपने सुना कांग्रेस का आम कार्यकर्ता से लेके बड़े नेताओं तक यही आरोप है कि सरकार एजेंसियों को रिमोट की तरह चला रही है और विपक्ष पे दबाव बनाने के लिए, ताकि उनके खिलाफ कोई आवाज मुखर ना हो सके, कोई बोल ना सके। इस वजह से एजेंसियों को समय समय पर उपयोग में लेकर के और दबाव बनाने की राजनीति कर रही है सत्ता पक्ष। देखिए, कांग्रेस विपक्ष में है और विपक्ष का ये बात कहनी जायज है, पर जिस तरह से कांग्रेस को लोगों ने उखाड़ फेंक दिया है, वो बात कर रहे हैं संसद से सड़क तक। मैं कहता हूं संसद से सड़क तक हर जगह पे भाजपा है। इसीलिए है क्योंकि उन्होंने लोगों के मुहिम के कार्य की है। उन्होंने एक आयुष्मान भारत जैसी एक बेहतरीन योजना की है, हर गांव में हर घर पर सड़क दी है, हर जगह पर बिजली दिया है, लोगों के अंत तक जाकर एक अंत्योदय का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और कांग्रेस ने केवल अपनी भ्रष्टाचार की राजनीति कई सालों से की है, वो चाहे कितने भी 2G के घोटाले हो, 3G के हो, तो बफर्स के घोटाले हो, कहीं पर कांग्रेस ने आकाश से पाताल तक घोटालों में कुछ नहीं छोड़ा है। और अब जब नेशनल हेराल्ड की बात है तो ये 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी को अवगत करना, ये इनका बहुत बड़ा, ये एक बहुत वर्ल्ड का सबसे फेमस, मैं समझता हूं कि ये कौभांड है। तो इसी कौभांड के मद्देनजर रखते हुए उनके लोग सड़क पर उतरे हुए हैं। उनके लोग केवल इस देश में हंगामा मचाने आ रहे हैं, उनके दोस्त केवल तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने जो सुशासन दिया है, इसने अपने ब्रिज दिए हैं, हमारे छोटे छोटे गांव तक आज रास्ते पहुंचे हैं। इनको कहो कि कहां तक थी बिजली, कहां तक थी अब तक जनधन के अकाउंट, कहां तक था अब तक शौचालय, कहां तक था अब तक हर घर में चूल्हा। ये सभी भारतीय जनता पार्टी ने अपने अच्छे सुशासन से माननीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में करके दिखाया है। उन्हीं की बदौलत उनका जो केंद्रीय नेतृत्व है वो विदेश में घूमता रहता है, कहीं बीमार रहता है। उनके जो बड़े बड़े नेता है, उनके जो दिग्गज नेता है, वो सब उनके खिलाफ है। पंचोली साहब, आप मुझे बताइए, कोई अगर बीमार रहता है तो ये टिप्पणियां की जानी चाहिए? कोई एप्लीकेशन देता ऊपर वाले को कि मुझे बीमार मेरा कहना मतलब ये है कि मन से बीमार है, समझिए। इन लोगों की जो मैं समझ पा रहा हूं, लेकिन क्या है कि जो हमारा स्तर जा रहा है बातचीत का, किसी भी पार्टी का, वो व्यक्तिगत लांछन से मुझे लगता है मेरा स्वास्थ्य से किसी का लेना देना नहीं है, वो स्वास्थ्य का किसी से लेना देना नहीं है, वो आपसी उनकी आंतरिक जुटबंदी से बीमार है, ऐसा मेरा कहना। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। लगातार ये आरोप लग रहे हैं सत्ता पक्ष पे, और ये आरोप पहली बार नहीं लग रहे हैं। आपको ध्यान होगा जब यूपीए गवर्नमेंट थी तब कोर्ट की भी टिप्पणी इसी तरह की थी। अब चेहरे बदल सकते हैं अगर ये आरोप सही है तो। हर गवर्नमेंट अपने नजरिए से, अपने अंदाज से, और सबसे रोचक बात यह है कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, सामने वाले बिल्कुल सही नहीं है। एक ये धारणा बन चुकी है, पूर्ववर्ती सरकार में भी ये था, सीबीआई पे यही आरोप लगते आ रहे थे। ईडी का नाम ज्यादा हो गया, पहले लोगों को पता नहीं था कि ईडी नाम की भी कोई चीज है। पहले इनकम टैक्स था, इनकम टैक्स और सीबीआई को इसी काम के लिए यूज किया जाता है। ये अक्सर विपक्षी दल, उस समय की बीजेपी, दूसरे दल, आज कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो क्या लगता है कि वास्तव में वक्त आ गया है, या तो एजेंसियों को अपना धर्म निभाना चाहिए, अगर किसी के हाथ में खेल करके काम कर रही हैं तो, पहले की हो चाहे आज कर। ऐसे में आपको लगता है कि कोई आम आदमी लोकतंत्र की धारणा और संविधान इसी परिप्रेक्ष्य में बनाया गया,
उसकी प्रस्तावना में भी यही सब कुछ है, वो कैसे पूरा हो पाएगा? निश्चित रूप से योगेंद्र जी आप ठीक बात कह रहे हैं। सवाल वो उठा रहे हैं जो कि वास्तव में चर्चा होनी चाहिए। ये जो सुराज और स्वराज और सुशासन की जो बात कही जाती है, इसमें जितने भी केंद्रीय संस्थान है उनमें जो एक खास किस्म की एग्रेसिवनेस आई है, और वो एग्रेसिवनेस ऐसी आई है कि उनके अपने कानून और उनके माध्यम से वो कुछ भी कर सकते हैं। इसमें पॉलिटिकल पार्टीज की जो जिनका अपना स्वरूप बना हुआ है, सोनिया गांधी इस देश की बड़ी मतलब एक बहुत बड़ी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जिन्होंने वो त्याग और तपस्या करके दिखाई है कि संभवतः ये जो महत्वाकांक्षी नेता हैं ये बहुत छोटे बन के रह जाते हैं उनके सामने। उनको बुला करके और जिस तरीके से पूछने का सिलसिला, सिंपल सवाल है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट में बात की थी और उसका जो नतीजा निकला, फैसला हुआ, सब हो गया। फिर जांच करना चाहते हैं, किस वक्त जांच करना चाहते हैं? पहले राहुल गांधी को बुलाते हैं, उनको 50 सवाल देते हैं और 2 दिन तक लगातार उनको मालूम है कि श्रीमती सोनिया गांधी बीमार थी, उनको बुलाया, वो आई, उन्होंने कल जवाब दिए, वो आज भी जवाब दे रही हैं। तो ये लोग इनकी कोई मर्यादा नहीं रह रही। केंद्र सरकार के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो मर्यादा छोड़ करके नंगे हो रहे हैं, और जिस तरह की भाषा इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, वो सुन के तो हैरानी होती है कि क्या ये अटल जी की पार्टी है कि भारतीय जनता पार्टी उस कांग्रेस को जिसको तानाशाही की कांग्रेस कहा जाता, जिसको एकाधिकारी कांग्रेस कहा जाता था, इसको बदलने के लिए पैदा हुई थी, उसके नेता इस तरह की भाषा बोलेंगे, इस तरह से व्यवहार करेंगे? मुझे लगता यह है कि निश्चित रूप से नितिन गडकरी बोले, वो कहने लगे कि मुझे लगता है कि ये सुशासन नहीं है तो सत्ता के लिए सब कुछ होने लगा है। नितिन गडकरी के दर्द को समझिए आप। वो भारतीय जनता पार्टी के उस बुनियादी कार्यकर्ता का दर्द है जिसने भारतीय जनता पार्टी को पैदा किया था इस मुल्क में 1980 में, और इसलिए पैदा किया था कि कांग्रेस के एक अधिकार को समाप्त करके डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को प्रोटेक्ट किया जाए। वही पार्टी आज उस तरीके की बात कर रही है जिस तरीके की बात श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक बार की थी और उसके बाद में साफ हो गई थी पूरे मुल्क से। 77 की आजादी हमें याद है ना, जनता पार्टी का जन्म हुआ, किस तरीके से सिलसिला बना, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन फिर से एस्टेब्लिश किए, उनका सम्मान बढ़ा, उनकी हैसियत बढ़ी, इतनी सरकारें बदल गई, जब ऐसा कभी नहीं हुआ। ये जो होने लगा है, कहीं बुलडोजर का सिलसिला चल रहा है, कहीं कुछ और चल रहा है, तो ये केंद्रीय इंस्टीट्यूशंस के साथ में जिस तरीके से खेल किया जा रहा है वो क्या जानते नहीं है? मैं एक बात और जानना चाहूंगा, एक बात जानना चाहूंगा। चलिए, कांग्रेस की नेता हैं सोनिया गांधी, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस का हमलावर होना लाजमी है, पर क्या कांग्रेस को वेट करना चाहिए कि हाँ एक बार पूछताछ हो रही है तो होने दीजिए? योगेंद्र जी ये बात बताइए कि बेरोजगारी के लिए वेट करते रहिए, महंगाई के लिए वेट करते रहिए, वो सब चीजों के लिए विधानसभा में, आप लोकसभा में, राज्यसभा में कहीं ना बोलने दें। लोग अगर बोलेंगे नहीं तो सुनेगा कौन? और जो बोलने के बाद में थोड़ा सा आगे चलता है तो जिस तरीके से पुलिस जिस तरह का व्यवहार करती है, वो तो मेरा ख्याल है कि आपातकाल में भी नहीं देखा। मीसा तो हमने भुगता है ना, हमें पता है, हम किसी से सुना के बात नहीं बोल रहे। मिसेस गांधी के खिलाफत में हम लोग ही तो थे, इसीलिए थे हम मिसेस गांधी के खिलाफत में उस वक्त कि उन्होंने जो वादे किए थे, गरीबी हटाने का जो सिलसिला किया था, वो ना कर पाई। तो हमने कहा कि सब दीजिए, बेरोजगारी को रोकिए, दामों को खत्म कीजिए, उस तरीके से सारा सब कहा था ना, और उसी में उन्होंने इमरजेंसी लगाई और उसके बाद में जो हुआ वो आपको पता है। तो यही काम ये लोग कर रहे हैं, जिस तरीके से जिस तरह का पेश आ। चलिए, मैं जवाब दिलवाता हूं एक बार। मैं वापस पंचोली साहब के पास में जाना चाहूंगा। संजीव जी, कुछ विश्लेषकों का, जर्नलिस्टों का ये मानना है कि जो कुछ कांग्रेस कर रही थी, अगर वही सब कुछ बीजेपी भी कर रही है, और बीजेपी 8 साल बाद भी अगर ये बात कहती रही कि कांग्रेस ने क्या किया था, तो कांग्रेस के विकल्प के रूप में तो बीजेपी को ढूंढा। अगर मिसेस गांधी 1975 में जो कुछ स्थितियां बनी इमरजेंसी की, अभी ओम सैनी साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं, ये खुद भी मीसा के तहत गिरफ्तार हुए थे उस वक्त, शायद 11 महीने, कितने महीने जेल में रहे उस वक्त, 19 महीने 19 महीने जेल में रहे। ये उनकी पीड़ा है। अगर यही सब कुछ, हालांकि बीजेपी को नजर नहीं आ रहा होगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये कहते हैं, जो इंडिपेंडेंट जो लोग हैं, इंडिविजुअल अपनी उनकी जो आइडियोलॉजी है, कि जो कुछ अगर इंदिरा गांधी कर रही थी उसके विकल्प के रूप में 1980 के अंदर भाजपा बनी, और अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जो मुखर होकर के बात किया करते थे, लोगों ने लाइक किया। अगर आज भी वही केंद्रीय एजेंसियों को इसी तरह से काम में लिया जाने लगा, तो फिर कांग्रेस और बीजेपी में अंतर क्या रहेगा? देखिए मान्यवर जी, बहुत बड़ा अंतर है।
आज लोग खुशहाल है, आज लोगों की जिंदगी, आम लोगों की जिंदगी बहुत बेहतरीन है, क्योंकि इसीलिए हर जगह पर भारतीय जनता पार्टी का विजय होता है। मेरे वरिष्ठ पत्रकार गलतफहमी है। सर, आप मुझे बोलने दीजिएगा ना, आप बोल रहे, आप बीच में बोले। बोलिए संजीव जी, बोलिए। मैं आपका सम्मान रखता हूँ, बोलिए। मैं आपका सम्मान करता हूँ। आप मेरे ख्याल से राजकीय विश्लेषक की भूमिका में नहीं है, आप कांग्रेस के प्रवक्ता की भूमिका में है, ऐसा दिखाई देता है। इसलिए मेरी आपसे ये सबसे मेरा आपसे अनुमोदन है, आप बीच में न बोलिए। मैं आपको प्रार्थना करता हूँ, आप डिसिप्लिन बनाए रखें। बोलिए। आप वरिष्ठ पत्रकार है, आप बीच में बोलिए। संजीव जी बोलिए। देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी का किस्म का प्रवक्ता है जिसको हम बिल्कुल पसंद नहीं करते, जो कतई प्रेस की आलोचना बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसके अनुयायी अगर हैं तो आप बोल रहे होंगे। भारतीय जनता पार्टी जो 80 में बनी थी, वो तो ये इस तरह के शब्द भी नहीं बोलती थी। अटल जी और अडवाणी हम जैसे सवाल हम उनसे बड़े प्रेम और सम्मान से कह रहा हूं कि डिसिप्लिन बनाए रखिए। डिसिप्लिन क्या बनाए? सम्मान से डिसिप्लिन नहीं है। वैसे तो डिसिप्लिन से बाहर कौन जा रहा है? अपने पैनल में नहीं होता है सब कुछ। आप अपनी बात कहिए, जो सवाल उठ रहे हैं उनकी बात नहीं, मेरा केवल मकसद हंगामा करना नहीं है। अगर वो बोलते हैं तो मैं ना बोलूं, मैं बोलूंगा तो वो ना बोले। मेरी ये प्रार्थना है। बोलिए कि जो है नहीं। बोलिए संजीव जी, बात यहाँ खुशहाली की नहीं हो रही, डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये बात जानना चाह रहा हूँ कि जो आरोप लग रहे हैं बीजेपी पे, सिर्फ उसकी बात चाह रहा हूँ मैं। खुशहाली सिर्फ जो भी आरोप, हर घर नल पहुंचाने की मैं वो चर्चा नहीं कर रहा हूँ। मेरा एजेंडा सिर्फ ये है कि जो कांग्रेस पे आरोप लग रहे थे, आज अगर बीजेपी पे वही आरोप लग रहे हैं तो अंतर क्या रहा फिर? नहीं, इसमें कोई निसंदेह है, क्योंकि ये बात सरासर गलत है। भारतीय जनता पार्टी केवल अपना कार्य कर रही है, विकास का कार्य कर रही है। जो भी कार्य कर रही है वो एजेंसीज कर रही है, कोर्ट कर रही है। तो सीजीआई भी जो बात कहती है वो उनके हिसाब से कहती है। इस देश में जो लॉ एंड ऑर्डर बना हुआ है, वो लॉ एंड ऑर्डर के बदौलत जो भी एजेंसी है वो कार्य कर रही है। उसमें भारतीय जनता पार्टी का कुछ लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी केवल लोगों का कैसे खुशहाल जिंदगी रहे, वही भारतीय जनता पार्टी की सोच है, और वही कार्य से भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। इसीलिए एक के बाद हर एक स्टेट में भारतीय जनता पार्टी का झंडा गाड़ा जा रहा है। इसीलिए लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा पसंद करते हैं। केवल और केवल आज कांग्रेस धुआं धुआं है, उनके नेताओं में विभिन्नता है, उनके आंतरिक विवाद है, और इतने उनके सारे घोटाले हैं, और ये वही मध्य रखते हुए लोगों ने सब देखा है, लोगों ने जाना है। इसीलिए हर बार हर स्टेट्स में भी, अभी आने वाले दिनों में भी हमने यूपी का इलेक्शन भी देख लिया, कभी कोई बार दूसरी सरकार नहीं आई थी। हाँ, तो ये हर जगह पे खुशहाल लोग हैं, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को मत देते हैं। चले, मैं आ रहा हूँ वापस से। राजेंद्र जी कुछ कह रहे हैं अभी। जी राजेंद्र जी, आप अपनी बात कहिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जो शुरुआत की थी, ये भाजपा के प्रवक्ता गुजरात से हमारे मित्र बैठे, इन्होंने जो बातें की थी, आयुष्मान भारत की बात की। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आयुष्मान भारत देश के अंदर कितने राज्यों ने अडॉप्ट की? राजस्थान के अंदर जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है। हम मुद्दे से भटक जाएंगे, मैंने उनको भी रोक दिया। राजेंद्र जी, मैंने उनको रोक दिया। आपने अडॉप्ट नहीं की, वो आपका प्रॉब्लम है। मैं केवल आज राजेंद्र जी सुनिए, मैंने संजीव जी को भी कह दिया, मेरा एजेंडा डेवलपमेंट नहीं है। मैं सिर्फ केंद्रीय एजेंसियों पे चर्चा करना चाह रहा हूं, आप उस पे बोलिए। मैं बोल रहा हूँ 2G 3G की बात की इन्होंने। 8 साल के अंदर एक भी आरोप साबित नहीं हुआ। 2G 3G कोलगेट के अंदर सारे के सारे सीबीआई अदालत से बरी हुए। तो कृपया करके ये आपके चैनल पे झूठ ना बोले, या तो पूरी तैयारी करके आए, या अन्यथा ऐसी कोई बात ना। राजस्थान यूनिवर्सल हेल्थ में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर, और हम तो ये कहते हैं प्रधानमंत्री को कि यूनिवर्सल हेल्थ की राजस्थान की योजना को पूरे देश में लागू कीजिए। और दूसरा, प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र में जाके देख लेते कितनी खुशहाली है। गुजरात मॉडल का हमने कोरोना काल में देख लिया कि गुजरात के अंदर कैसे मतलब सौदागरों की भट्टियां पिघल गई थी। आप देखिए ना अस्पतालों में क्या हाल थी, कैसे भाजपा के दफ्तरों के अंदर रेमडेसिविर इंजेक्शन बिक रहे थे। तो आप इस तरह से कृपा करके नहीं। और देश में खुशहाली की बात है तो मुझे बता दीजिए, 97% आबादी की आय घटी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश की आर्थिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था बिगड़ी तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? अगर एक्सट्रीम पॉवर्टी इंडेक्स में नंबर नीचे आया तो देश के लिए जिम्मेदार कौन है? और अगर हंगर इंडेक्स में हम पिछड़ गए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? देश के अंदर मतलब जो हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है उसमें हम पिछड़ गए तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आज इस बात का ये भाजपा के लोग झूठ बोलने के में माहिर हैं
और इनको कुछ पता नहीं। जब हम जनता का मुद्दा उठाते हैं, चाहे बेरोजगारी की बात हो, चाहे महंगाई की बात हो, चाहे संसाधनों की लूट की बात हो, तब वो हमारे नेताओं को सीधा टारगेट करते हैं। उनको ये कहते हैं कि साहब इनके ऊपर ईडी लगा। अरे भाई, ईडी 8 साल के अंदर ईडी ने आपने क्या साबित किया? 2012 के अंदर मुद्दा आया था, 14 के अंदर, 14 से लेके 2022 चल रहा है। एक भी बात बता दीजिए ना। 50-55 घंटे से ज्यादा राहुल जी से पूछताछ हुई, सोनिया जी से भी अब दूसरा दिन है आज पूछताछ का। आप बताइए तो सही ना, आरोप क्या? राजेंद्र जी एक बात जानना चाहूंगा, राजेंद्र जी एक बात जानना चाहूंगा। देखिए, दो बातें हैं। एजेंसी 2 दिन भी पूछताछ कर सकते हैं, 3 दिन भी कर सकते हैं, 1 वीक भी कर सकती हैं। ये उनकी अपनी वर्किंग स्टाइल हो सकती है। आपका विरोध क्या है? विरोध क्या है कि पूछताछ का विरोध है, या फिर आपको ये लग रहा है कि टॉर्चर किया जा रहा है? योगेंद्र जी, पूछताछ के तरीके का विरोध है। ये हमारे शीर्ष नेता हैं, इनकी उम्र 70 से ऊपर है और इनको ये बीमार रह के आई है, हॉस्पिटलाइज थी। अगर ईडी को कुछ भी पूछना था तो इनके घर पे जाके भी इनके साथ में बैठ के बातचीत कर सकती थी। ये कोई अपराधी तो है नहीं, इनके ऊपर आरोप है, वो आरोप भी साबित नहीं है। उनके ऊपर जो भी आरोप लगे, मनी लॉन्ड्रिंग हुई नहीं तो ईडी का कैसा मामला बनता है भाई? आप मुझे एक बात बताइए ना। और जहां तक गुजरात मॉडल की बात है, गुजरात के अंदर शराब बंद है, लेकिन जहरीली शराब बिकती है गुजरात के अंदर। इनको बताना पड़ेगा, प्रधानमंत्री इस देश के प्रधानमंत्री है और गुजरात के अंदर सबसे ज्यादा तस्करी शराब की होती है। तो आज इस आपको बात कैसे पता चला ये शराब की तस्करी वहां हो रही है? नहीं, देखिए ना, पूरे देश के अंदर किस बात का। और नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ी है। मुंद्रा के पोर्ट से सबसे ज्यादा नशा मतलब यहाँ देश में आ रहा है और वो कहां जा रहा है, इनको बताना पड़ेगा। अपन जांच एजेंसियों पे फोकस रखें, क्योंकि बहुत बड़े मुद्दे हैं। एक एक मुद्दे पे अगर हम डाइवर्ट होंगे तो फिर बात अलग चली जाएगी, क्योंकि हम मुद्दे से डाइवर्ट हो जाएंगे। मैं ओम जी आपके पास आना चाहूंगा। मैं एजेंसियां शराब की तस्करी को भी तो पकड़ सकती है, जांच एजेंसियां भ्रष्टाचार को भी तो पकड़ सकती है। अभी आपको पता है, बुंदेलखंड के अंदर 5 दिन पहले जिस पुल का उद्घाटन किया, जिस हाईवे एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया, वो एक्सप्रेस वे धंस गया जगह जगह से। तो आज इस बात का बताइए, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं ड्रोन से मतलब रिपोर्ट मंगवा लेता हूं, तो उनका ड्रोन उस वक्त कहां गया था जब एक्सप्रेस वे या नहर टूट गई थी गुजरात के अंदर? चलिए ठीक है, मैं ओम जी के पास में जाना चाहूंगा। सर, क्या लगता है आपको कि वही बात आज बड़ी एक अलग स्थितियां बन गई हैं? आप अगर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हो तो लगता है कि आप भाजपा की भाषा बोल रहे हो, और बीजेपी को अगर आप आईना दिखाते हैं तो लगता है कि आप कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन बन के बात कर रहे हो। क्या लगता है कि अब एक दौर बदल गया है कि कोई भी अपने खिलाफ कोई सुनना पसंद नहीं करता? नहीं, देखिए, इस देश में जितनी गजब की आजादी रही है अभिव्यक्ति की और आलोचना की, सन 52 से लेके, और मैं कह सकता हूं कि सन 77 से पहले तक और बाद में जो हुआ, वैसी कहीं नहीं रही। आज हमारा इंडेक्स में हमारा नंबर कहाँ आ गया उसमें, अभिव्यक्ति की आजादी में? हम कहाँ हैं? 150वां नंबर है हमारा 180 में से। ये हाल है हमारा। ये तो कुछ दुनिया के आंकड़े हैं। और साथ साथ में सिंपल चीज ये है कि जो केंद्रीय संस्थान है, उन केंद्रीय संस्थानों की जो स्वायत्तता है, उसको जिस तरीके से नियंत्रित करने का अप्रत्यक्ष रूप से सारा कार्य चल रहा है, जो बड़ा साफ साफ नजर आता है। राजनेताओं को राजनेता जिस भाषा में बोलते हैं उसमें तो समझ में आता नहीं है। जब कभी सुप्रीम कोर्ट बोल जाता है या कहीं के हाई कोर्ट बोल जाते हैं तो समझ में आता है कि ये भी उसी तरीके से नोटिस कर रहे हैं जिस तरीके से हम नोटिस कर रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि इन इंस्टीट्यूशन की स्वायत्तता बरकरार रहनी चाहिए, इनको अपनी तरीके से काम करने का मौका देना चाहिए। हमारे यहाँ जो शालीनता बरती जाती रही है, इमरजेंसी में जब हमें पकड़ के ले गए तो आराम से बंद कर दिया, मिलने नहीं दिया, सब कुछ हुआ, सारा हुआ, न मारा न पीटा। जिनको पीटा मारा वो अलग लोग हैं। तो ये वो भी बर्दाश्त किया हमने कहा, उसके ऊपर भी हम लोगों ने कहा कि जनाधिकारों पे जब भी हमला होगा हम खुल करके लड़ेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। ये मीसा का जो फॉर्म भरा करके और पेंशन दे रहे थे तब भी मैंने लिखा, मैंने कहा, तो लोगों ने कहा कि क्यों ले रहे हो इनसे मैंने कहा इनसे किनकी है पार्टी? ये भारतीय जनता पार्टी की रचना किस लिए हुई थी, जरा देख लो, समझ लो। तो उस वक्त मैंने कहा था कि देखिए, जनाधिकारों की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी की रचना हुई थी, कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोटेक्शन के लिए हुई थी, और इसीलिए सारा। लेकिन ये सारा सब रूप बदल रहा है और मैं नहीं बोल रहा हूँ। गडकरी क्यों बोल रहे हैं फिर ऐसा? सुप्रीम कोर्ट क्यों बोल रहा है फिर ऐसा? केंद्रीय इंस्टीट्यूशंस के बारे में दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज क्यों बोल रही है ऐसा? क्या वजह है ये? क्यों ऐसा सिलसिला बन रहा है? क्यों अडवाणी अडानी इतना कमा रहा है और रिलायंस का जो मालिक है मुकेश अंबानी वो इतना कमा रहा है, और क्यों लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा? क्यों लोगों की आमदनी कम हो रही है? आमदनी का अनुपात किस तरीके से बना हुआ है देखो पूरे देश के अंदर। आप कहते हैं खुशहाली, मैं कहता हूं जो भी योजनाएं अच्छी केंद्र सरकार ने लागू की थी वो पूरी चल रही है क्या?
गैस के सिलेंडर तो पहुंच नहीं रहे, शौचालय बने नहीं है, स्कूलों का सिलसिला भी गड़बड़ा रहा है। जो भी कुछ हो रहा है, पूरे देश को आपने बहुसंख्यकों को एक तरफ मिलाने की कोशिश की, अल्पसंख्यकों को एक तरफ कर दिया, देश बिल्कुल बट के सिलसिला आ गया है। एक ऐसे, इसमें मुझे अब राहुल गांधी अगर इसको एग्जामिन करके एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि पेट्रोल छेक दिया है, दिखाने की भर की जरूरत है लंदन में जाके, तो आप नाराज होते हैं। हकीकत है ये, इसको देखेंगे अगर आंख खोल करके समझ में आएगा, और ये पूरे देश को समझ में आ रहा है। आप कहते हैं कि जीतते जा रहे हैं, जीतने का सिलसिला भी देखा। महाराष्ट्र में सरकार कैसे बनी है, पार्टी की पार्टी आपने उधर की उधर कर दी। हमारे यहाँ जब हुआ था ऐसा तो हम लोग बहुत नाराज हुए थे। हमारे यहाँ जब भैरव सिंह जी ने जनता दल दिग्विजय हड़प किया था तो हम लोग बहुत नाराज हुए थे कि क्या कर रहे हैं आप, ये सारा मतलब डेमोक्रेसी का सत्यानाश हो रहा है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। अगर ना इत्तेफाक रखते हैं तो लोग जाएं, इलेक्शन लड़के पुनः आए, ये इस तरह की बातें की जाती थी। और भैरव सिंह जी जवाब नहीं देते थे इस प्रदेश के अंदर, मैं बता रहा हूँ। तो ये जब इस तरीके की डेमोक्रेटिक पार्टी थी, आज नहीं है ना। केंद्रीय इंस्टीट्यूशन में जिस तरीके के लोगों को बिठाया जा रहा है, सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे ईडी हो, चाहे दिल्ली की पुलिस ही ले लीजिए आप, दिल्ली की पुलिस जिस तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ काम कर रही है, वहां पर दिखता केजरीवाल हाय हाय कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। आप कहते हैं कि बड़ा सुशासन चल रहा है। आश्चर्य इस बात का है। मेरा कहना इतना सा है कि इन इंस्टीट्यूशन की स्वायत्ता बरकरार होनी चाहिए। साथ साथ में जो इस देश के सम्मानित राजनेता हैं, उनको उनके साथ में काम करने का तरीका बताया जाना चाहिए। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो। ऐसे नहीं होता कि बुला करके वो कर दिया। आपके साथ में अगर गुजरात में आपके साथ में होता तो आप जाने, ये देश तो दिल्ली में बैठ करके ऐसा नहीं किया जा सकता। गुजरात में अगर इस वक्त के वर्तमान गृह मंत्री के साथ में कुछ हुआ या वर्तमान प्रधानमंत्री के साथ में कुछ हुआ, तो इसको दिल्ली से कैसे कर सकते हैं आप? गुजरात में कर लीजिए, जो भी कुछ करना है गुजरात की जनता देखेगी। लेकिन आप तो पूरे देश को ही गुजरात की तरीके से ट्रीट करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये संभव नहीं होगा। इसके नुकसान तो होंगे। और मुझे लग ये रहा कि जो एक समन्वयवादी समाज बना हुआ था, एक समन्वयवादी संस्कृति बनी हुई थी, उसको नष्ट करने का प्रयास हो रहा है। यहाँ हिंदू भी रहेगा, मुसलमान भी रहेगा, सिख और ईसाई सब कुछ रहेंगे, और उन सबको समान रूप से जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्शन देता है वो तो देना ही पड़ेगा आपको। चलिए, मैं संजीव जी आपके पास आना चाहूंगा जी। समय थोड़ा कम है, मैं आपसे और राजेंद्र जी से 30 सेकंड में आपकी बात जानना चाहूंगा। देखिए, एजेंसी यहाँ बनी इसी वजह से है कि वो अपना जांच करेंगे, उनका काम यही है, क्योंकि उन्हें कोई पार्टियों के पोस्टर चिपकाने के लिए तो बैठाया हुआ नहीं है। अगर कहीं कुछ लगता है तो आप करिए। लेकिन जो तरफा जो चर्चाएं होती हैं, देखिए अपना अपना नजरिया है। कुछ लोग इसको लाइक करते हैं। योगी जी का बुलडोजर अगर यूपी में चल रहा है, जिसका कुछ लोग कहते हैं कि बिल्कुल गलत हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि ठीक है। अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है कि जो माफियाज हैं अब उनको कुचलने का काम हो रहा है। कुछ लोग उस पर हंसते हैं, अच्छा लगता है उनको। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अगर नेशनल हेराल्ड केस में गड़बड़ हुआ तो बिल्कुल वो होनी चाहिए, जगजाहिर होना चाहिए। लेकिन वो फेजेज में जब कुछ विशेष चीज होती है, तब वो पर्टिकुलर टाइम सेगमेंट को जब चुनती हैं एजेंसियां, तो विश्लेषकों को ऐसा लगता है कि जानबूझ करके और प्रेशर पॉलिटिक्स खेली जा रही है एजेंसियों के माध्यम से। एक केस में 12 साल बाद में वापस से इनकम टैक्स को याद आती है, इनकम टैक्स कुछ नहीं कर पाई थी, सीबीआई को हैंड ओवर कर दिया जाता है, फिर वहां से घूम के फिर ईडी के पास में आ जाता है। तो ऐसा लगता है कि ये केवल विपक्ष को उलझाने की एक सरकार की कोशिश की जाती है कि उनको फंसा करके रखा जाए, उनको हिलने नहीं देना है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकारी जवाब दे सकते हैं इसमें, लेकिन ये विपक्षी दलों का सिर्फ ये आरोप है कि एजेंसीज का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं। और अब ये क्यों उनको ऐसा एहसास है? आज ये जो कांग्रेस जो कुछ कर रही है, सड़क पे उस वक्त हो सकता है आप लोग कम उतरे होंगे, आपके नेताओं के साथ में इतना कुछ नहीं रहा होगा, लेकिन नितिन गडकरी जी के एक दिन पहले का जो 2 दिन पहले ये बात जो नागपुर में कही कि केवल अब राजनीतिक दलों का एक इच्छा रहेगी, कैसे भी एन केन प्रकेन सत्ता प्राप्त करना है। तो लगता है कि अब राजनीति का वो माध्यम नहीं बचा है, सेवा ही करनी है तो दूसरे भी माध्यम है। ये उनकी पीड़ा हो सकती है, जिसका अभी सैनी साहब ने जिक्र भी किया। तो क्या लगता है आपको कि बीजेपी को कुछ ये इस पे गौर करना चाहिए कि हाँ वास्तव में विपक्षी दल ऐसा क्यों, विपक्षी दल अगर आरोप गलत लगा रहे हैं तो एक डायलॉग करना चाहिए कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है, ये एजेंसीज हैं, ये पोजीशन है उनकी, हम हाउस में चर्चा करने को तैयार, हम जवाब दे सकते हैं। हाउस में कोई डिमांड करता है तो उसमें बाहर निकाल दिया जाता है, जैसे अभी राजेंद्र आर्य साहब आप पे आरोप लगा रहे हैं। तो फिर ये चर्चाएं होंगी कहाँ?
देखिए, जो भी कार्य हो रहा है देश के संविधान के मुताबिक हो रहा है। जैसे नरेंद्र भाई मोदी, जैसे ओम जी ने कहा अभी कि गुजरात के दंगों के मामले में नरेंद्र मोदी जी को सीट के द्वारा काफी पे आकर या तो कुछ इस वक्त पर वो अपनी बात भी वहां पर रख सकते हैं, न केवल हंगामा करके पूरे देश में उसको बढ़ावा देने के बजाय अपनी बात जो 50 लाख रुपए में कैसे उन्होंने 2000 करोड़ की प्रॉपर्टी सही ढंग से लिया है उनके हिसाब से, तो उनको सही तरह से समझाना चाहिए, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ऐसी हमारी सोच है और भारतीय जनता पार्टी की भी यही सोच है। राजेंद्र जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। या तो वेट करना चाहिए, हाउस में बहुत सारे नियम कायदे हैं, आपकी पार्टी के लोग भी स्पीकर भी रहे हुए हैं कि हाउस में चर्चा की जा सकती है, सरकार से जवाब दिया जाना चाहिए कि नेशनल हेराल्ड केस में अब तक की क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा जो लोकसभा में और राज्यसभा में उठ रहा है इस वक्त, वो जो 5% जीएसटी लगाया ना आटे दाल पे और इस पे चावल पे, महंगाई, आप देखिए ना, महंगाई जैसे मुद्दे पे सरकार चर्चा से भाग रही है और जो कांग्रेस के सांसद हैं उनका निलंबन किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, आप संसद में भी मतलब लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, सड़क पे भी लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। बात इसकी है, मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर ईडी लगी, नेशनल हेराल्ड पर बात नहीं कर रहे, नेशनल हेराल्ड पर बात नहीं कर रहे, बंगाल में भी ईडी लगाई, कर्नाटक में ईडी लगाई। तो आप देखिए ना, इनका जो तरीका है, ईडी को ये अपना इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, जहां पे भी सरकारें बदलनी हो तब ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं, या चुनाव आते हैं तब ये ईडी का इस्तेमाल करते हैं। 8 साल के अंदर राहुल जी के बारे में या सोनिया जी के बारे में एक भी साक्ष्य इनको मिला हो तो बताइए। जितना 2014 से पहले कितने आरोप कांग्रेस के नेताओं पे लगाए थे, एक भी आरोप साबित नहीं हुआ कांग्रेस के। तो राजेंद्र जी, थोड़े दिन इंतजार करना चाहिए कांग्रेस को, जब लग रहा है आपको कि कितने भी कुछ कर लें हमारे नेता पाक साफ हैं, तो कुछ इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अगर जाति भी किसी के साथ होती है, अति भी होती है, तो पब्लिक उसे भी वॉच करती है। संसाधनों की बिक्री करते जा रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, तो इसलिए सड़क पे उतरने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। संसद और सड़क पे हमें आवाज उठानी पड़ेगी, नहीं तो ना तो ये देश बचेगा ना लोग। आप जवाब कब दोगे? आपका नेशनल हेराल्ड का जवाब कब दोगे? वो तो आप सब उठाइए, आपको जितने प्रश्न उठाए उतने उठाइए, पर नेशनल हेराल्ड का जवाब दीजिए कि 2,21,000 करोड़ का कर्जा है अडानी के ऊपर, फिर भी उसको 50 लाख में 2000 करोड़ कैसे लिए जाए वो आप बताइए। कोयला वो इंपोर्ट कर रहा है, वो कोयला सभी राज्यों के लिए आपने बाध्य कर दिया कि 10% कोयला अडानी का। माफी चाहूंगा, समय का अभाव है। राजेंद्र जी, मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव में रोकना चाहूंगा तमाम अतिथियों को। तो चलिए, हम नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी के साथ पूछताछ हो रही है, उसको लेकर के हमने चर्चा की है। अपना अपना नजरिया है, अपना अपना वक्तव्य है, जो आप जन टीवी पे सुन रहे हैं वही सब कुछ, दोनों तरफ से चर्चाओं के जवाब आ रहा है सामने। खैर, देखना होगा कि एजेंसी निचोड़ क्या निकाल पाती हैं, क्योंकि पूछताछ भी काफी हो चुकी है, तो हर कोई जानना भी चाहता है कि आखिर इसमें है क्या। और अगर वही बस्ता बंद कर देंगे तो मुझे लगता है कि उंगलियां उठना लाजमी होगा, इसका रिजल्ट भी आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अतिथियों का और हमारे दर्शकों का। आज खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।